बच्चों कैसे हो भाई। तो चलिए हम सॉल्व कर रहे थे एसएल अरोड़ा को। चैप्टर नंबर 3 है क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 बाद में कराएंगे, पहले चैप्टर नंबर 3 क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार, यहीं से सब कुछ होता। तो यहाँ से इंपॉर्टेंस स्टार्ट हो जाती है चैप्टरों की, इसलिए इसी पिक किया है, वो बाद में करते रहेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बता चुका हूँ, बेसिक डेफिनेशन हो चुकी है। और आज जो हमारा होने वाला था वो था क्या, पहला टॉपिक लिख देता हूँ। टॉपिक जो होने वाले हैं, टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बात थी डिस्प्लेसमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हालांकि इतना ज़्यादा रोल है नहीं, लेकिन यार जब है सिलेबस में तो पढ़ने में क्या जा रहा है, हालांकि इतना बड़ा रोल नहीं रहेगा इसका। दूसरी क्या पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। आज स्पीड के बारे में जानेंगे। स्पीड के अंदर 4 केस आते हैं। वेरिएबल जिसको आप कहते हो बदलने वाली, यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। तो चारों केस पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो है 2। आज यही होने वाला है इसके अंदर। कौन कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एक बहुत लंबा लिख रहा है यार। ठीक है, ये 2 चीजें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यार, लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहला अपने पास जो आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक लिख देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप आराम से देखो, सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। डाउनलोड कर लेना, लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो को मैं लिंक डालता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ और देखना आराम से। बस आप समझो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहने को तो बुक के अंदर बहुत सारी दे रखी है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट क्या यार, मैं फिर से वही बात कहूँगा कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंस तो रखा नहीं। डिस्प्लेसमेंट है, बस 2-3 बातें जानने की होती है, वो हम पहले भी जान चुके हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एसएल चल रहे हैं तो जरा 1-2 प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते। पहली प्रॉपर्टी तो ये, पहली प्रॉपर्टी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नापा जो जाएगा, उसकी जो मीजरिंग होगी वो मीटर में होगी। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हैज द यूनिट ऑफ मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो हो गया वो क्या हो गया, मीटर हो गया। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जरा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पहले वाला तो कोई खास था नहीं, लेकिन इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। ये कैसा हो सकता है, क्योंकि ये काम का है, ये बी पॉइंट आपका काम का है, इसलिए थोड़ा इस पर ट्रिपल स्टार बना दिया मैंने। आप नहीं बनाओगे, आप तो पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। ट्रिपल स्टार बना दिया। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कैसा हो सकता, पहला केस, इसके अंदर भी सब केस ले लेता हूं, सब रोमन में ले लेते हैं। पहला केस, फर्स्ट केस जो आएगा वो ये आएगा पॉजिटिव का। देखो पॉजिटिव कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे हो सकता, खुद सोचो। डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव बनाना तो पहली बात आपको कोई एक ओरिजिन पकड़ना पड़ेगा, उस ओरिजिन के अलोंग आप आगे को मूव करोगे। तो लेट अस सपोज आपकी पोजीशन P1 ये थी और आप यहां से मूव करना शुरू कर दिए यहां तक, P2 तक। तो जब आपकी पोजीशन P1 थी तो यहां से कुछ डिस्टेंस आपका होगा x1, और ऊपर वाला लेट अस सपोज ये x2 है। समझ गए आप मेरी बात को। अब देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो तो ये हुआ x2 माइनस x1। x2 ये बड़ा था और x1 क्या था, ये छोटा था। तो ओवरऑल ये वैल्यू जो आएगी वो 0 से बड़ी आएगी। अगर ऐसा है तो ये डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये वाली बात आपने समझ ली। दूसरा केस क्या था, इसके अंदर सेकंड हो जाएगा निगेटिव की बात कर लेते हैं। अब निगेटिव कैसा हो सकता है, जरा सोचें आप खुद। बस आप जो है एक पॉइंट लीजिएगा ओरिजिन, जिसके अलोंग आपको मूव करना है।
लेट अस सपोज कि आपकी पोजीशन P1 यहाँ थी और ये जो पोजीशन है ये है x1 डिस्टेंस पर, और आप जो है ना इस तरफ को आए हैं, अपने ओरिजिन की तरफ को आए हैं। लेट अस सपोज कि आपकी जो सेकंड पोजीशन है P2 वो ये हो चुकी है। अब ये डिस्टेंस जो है वो x2 है, ऊपर वाला क्या था आपके पास x1 था। अगर आप ये x2 माइनस x1 करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, आप क्या कहोगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो यही है आपका। तो उस केस में ये कितना हुआ, x1 माइनस x2 करोगे या फिर x2 माइनस x1 करोगे। चूंकि मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, इस केस में ये लेस देन जीरो आ जाएगी। क्यों आएगी लेस देन जीरो, क्योंकि आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x2 तो बड़ा, x2 छोटा है और x1 बड़ा है, तो उस केस में ये क्या आ जाएगी, लेस देन जीरो आ जाएगी। अरे यार सीधा सा फंडा है, आप उधर से इधर को आ रहे हो तो पहले डिस्टेंस ज़्यादा थी, जब आप पास में आ चुके हो तो ओरिजिन के करीब आ गए, जब ओरिजिन के करीब आ गए तो अब डिस्टेंस कम बची। तो आप ये कहोगे ना कि बड़े वाले में छोटा वाला माइनस करोगे, लेकिन जब बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करते तब केस कुछ और होता, क्योंकि उस केस में आप उधर से इधर को आ रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं और उस तरफ आपको ओरिजिन लेना पड़ता अगर आपको पॉजिटिव ही दिखाना होता तो। बट हमें निगेटिव दिखाना, तो भैया आपने ओरिजिन की तरफ को आए हो, तो सीधी सी बात है जब आप दूर से ओरिजिन की तरफ को आ रहे हो तो यार वो जो डिस्प्लेसमेंट आप ट्रेवल किए हो वो तो निगेटिव में ही आएगा ऑब्वियसली, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ये निगेटिव इसलिए बन गया। अब इसमें पहला केस, सेकंड केस और थर्ड केस क्या जीरो का, वो ये है सिंपल सा। थर्ड केस क्या होगा, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, थर्ड केस में अलग कलर से लिख देता हूं, चलो भाई कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया। थर्ड केस में क्या, थर्ड केस में ये है, लेट अस सपोज कि ये आपका ओरिजिन है O, ये आपकी पोजीशन P1 है और ये आप क्या कर रहे हो इस पोजीशन P1, ये जो है पोजीशन P1 ये x1 है, ऐसा मान लेते हैं कि आप x1 डिस्टेंस पर हो। अब आपने क्या किया, ये पहले से ही आप वहां खड़े हो, आपने क्या किया, आप इस तरफ को आ गए P2, आप इस तरफ को आ गए। जब आप इस तरफ को आए तो आने के बाद क्या हुआ, सपोज दैट ये x1 है, आप इस तरफ आ गए, इस तरफ आने के बाद वापस आप उस तरफ ही चले गए, इस तरफ आए फिर वापस आप कहाँ चले गए, इस तरफ चले गए। तो जब आप उस तरफ जा चुके हो भाई, यहीं जहाँ से आए थे वहीं पहुँच गए, तो उस केस में जब आपका डिस्प्लेसमेंट चेक किया जाएगा तो वो जीरो निकल कर आएगा। जीरो क्यों निकल कर आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि फाइनल पोजीशन क्या है तेरी, इनिशियल पोजीशन क्या है तेरी, उन दोनों का डिफरेंस। अब मैं P1 से P2 पर आया लेकिन वापस से P1 पर पहुंच गया, तो उस केस में मेरा कहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके बहुत तरीके हो सकते हैं, आप बुक के तरीके से बना सकते हो, आप अपने तरीके से सोच लो यार, कि सपोज दैट आप यहाँ खड़े हो, आप तो यहाँ को आ गए, फिर वापस आप यहीं पहुँच गए, तो अब आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ऑब्वियसली यार जीरो। डिस्प्लेसमेंट की एक प्रॉपर्टी ये भी है, ठीक है, तो ये आप बेसिक सी बातें जान लो, ये थोड़ी सही प्रॉपर्टी मुझे लगी। अगली प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, प्रॉपर्टी भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये वाली बात हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ओरिजिन का डिस्प्लेसमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर मैं ओरिजिन को शिफ्ट करूंगा। ओरिजिन क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है यार, इसको ऐसे समझ लीजिएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं शिफ्टिंग ओरिजिन डज नॉट कॉज ए नो कॉज, या फिर ये लिख दो डज नॉट कॉज, या शिफ्टिंग ओरिजिन नो कॉज द चेंज ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओरिजिन को आप शिफ्ट करोगे, ओरिजिन कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन है एक रेफरेंस पॉइंट जिसके अलोंग आप क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। अब आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट पे आपका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, इसको समझ लेते हैं। सपोज दैट ये ओरिजिन है O, ठीक है, ये पोजीशन है P1 की, ठीक है, इसको दिखा देता हूं मैं, लो इस तरह से x1 पोजीशन आ गई P1 पॉइंट की। अब ये जो है ये है x2 पोजीशन, सही करके लिखो, पहले इसको पॉइंट बना लो, ये P2 है और यहां से यहां तक ये x2 हो गई, ठीक है भाई। अब इस केस में बंदा यहां से इधर को आया था तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना,
डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल आपके क्या है। अब ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया, किसका हो गया, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट का। इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर लो। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ये ऐसा बनेगा कि आप क्या कर लो, इसको कर लो आप x2 और इसको कर लो आप x1। हालांकि वैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरी मर्जी, मैंने ऐसे लेना शुरू कर दिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हुआ आपका x2 माइनस x1 जो कि पॉजिटिव है। पहला मेरी पोजीशन थी ये और बाद वाली पोजीशन हो गई मेरी ये, ठीक है। पहला ये थी x1, फिर ये हो गई x2, मैं इधर से इधर को गया हूँ, तो ओवरऑल मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, पॉजिटिव में आ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप ओरिजिन को शिफ्ट कर दो भाई, ओरिजिन को आपने शिफ्ट कर दिया, लेट अस सपोज यहाँ पर, तो ये आपका ओ डैश कह दो, ओरिजिन को आपने शिफ्ट कर दिया। अब भाई ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये P1 पॉइंट की लोकेशन चेक कर लो, लेट अस सपोज कि ये x1 डैश हो जाएगी, और P2 की करोगे तो लेट अस सपोज ये x2 डैश हो जाएगी। तो अगर आप x2 डैश में से x1 डैश माइनस करोगे तो ये अब भी उतनी ही आएगी जितनी x2 माइनस x1 थी। तो इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि यार जितना ओरिजिन आगे को बढ़ा है तो वो P1 के रिस्पेक्ट में भी उतना ही आगे को आया जितना P2 के रिस्पेक्ट में आया, तो दोनों की बात बराबर। डिफरेंस करोगे तो ओवरऑल वही आएगा जो था पहला वाला। तो वो ही बात आ गई, शिफ्टिंग ओरिजिन नो कॉज द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल सकता। ये एक छोटा सा पॉइंट था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा, इसी में लिख देते हैं यार, अगर तमीज का पॉइंट है तो देख लेते हैं उसको भी। चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप, चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप डिस्टेंस को देखोगे और डिस्प्लेसमेंट को देखोगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बराबर होगी या उससे बड़ी होगी हमेशा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा आ गया डिस्टेंस छोटी आ गई, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो ये लिख देता हूं डिस्टेंस अपने भाषा में, और आप लोगों की भाषा में पढ़ाऊंगा भाई, बिल्कुल टफ नहीं। बुक की लैंग्वेज तो पकड़ूंगा नहीं, आपकी अपनी खुद की लैंग्वेज। क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस ये देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, कवर्ड बाय अ बॉडी में, ये फिर ऐसे लिखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, बॉडी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। ये वाला पॉइंट समझ लें, सिंपल सा पॉइंट है। मैं ये कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना, या तो वो डिस्टेंस के बराबर होगा या डिस्टेंस से छोटा होगा। कैसे, एग्जांपल, आप ए से बी तक गए हो, ए से बी तक गए हो। अब मैं यहाँ कोई ओरिजिन नहीं ले रहा, छोड़ो यार ओरिजिन को, डायरेक्ट बात करते हैं। हालांकि डिस्प्लेसमेंट वगैरह पोजीशन चेंज हो रही है तो किसी ना किसी के तो रिस्पेक्ट में हो रही होगी, ठीक है। तो मैं ए को ही ले लेता हूँ अपना ओरिजिन, ठीक है। आप यहाँ से इधर को गए हो, ए से बी तक गए हो, तो ए से बी तक सपोज दैट आप गए हो इतना, तो ये 50 किलोमीटर है। क्या लिख दिया, ये 50 एकड़ का बना है यार, चिपक गई इसकी टांगे। 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, सही है, ये बात समझ में आ गई। ए से बी तक गए हो आप 50 किलोमीटर। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बी पॉइंट है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो जितनी डिस्टेंस हुई उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोई फर्क नहीं आया। तो उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गई इस वाले केस में। इसी का ही अब दूसरा केस ले लो, जो मैं बात कह रहा हूं उसको मैं प्रैक्टिकली बताना चाह रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस है, बिल्कुल सही बात है। लेट अस सपोज कि ए पॉइंट ये था, रेफरेंस यही है मेरा, और बी पॉइंट ये है। मैं घूमता घामता यहां तक पहुंच गया, तो मैं ए से बी तक पहुंचा घूमता घामता। अब क्या है, मैं ए से बी तक डायरेक्ट भी पहुंचा। ऑब्वियसली आप देख के ही बता दोगे कौन सी डिस्टेंस कम हो गई। तो आप कहोगे जो डायरेक्ट गए हो आप, डायरेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट, ये कम है, और जो घूमते घामते गए हो ये ज्यादा है। तो मैं कहूंगा कि जो घूमता घामता गए हो वो है डिस्टेंस, और जो सीधा गया हूं ये है डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में गाइस आपने समझ लिया
कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस से कम होगा। तो आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, कम है, किससे, डिस्टेंस से। तो वही बात मैं कह रहा था कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट से कम आ जाए। ये वाली बात आपने समझ ली। ये चौथा पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट की ही प्रॉपर्टीज चल रही हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसका पांचवा पॉइंट क्या है, ये वाला चौथा पॉइंट आपने देख लिया। पांचवा पॉइंट की ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। या फिर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर। अब ये वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से है, वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से है, वेक्टर क्वांटिटी इस तरह से है कि इसे नहीं मतलब कि आप कहां से घूमते हुए जा रहे हो, इसे इस बात का मतलब है कि आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा और जहां पर आप जा रहे हो वो फाइनल पॉइंट कौन सा। तो ये दो पॉइंटों से मतलब है इसे। अब जब दो पॉइंटों से मतलब है तो जाहिर सी बात है पहले के रिस्पेक्ट में आप फाइनल पॉइंट को देखोगे। जब फाइनल पॉइंट को देखोगे तो वो जो फाइनल पॉइंट है उसकी एक डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन होने की वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। तो वही बात, इसमें दो पॉइंट लिख देता हूं, इट हैज मैग्नीट्यूड, छोड़ो, इट है ये इट हैज डायरेक्शन। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब वेक्टर हम स्पेशली पढ़ेंगे तो वहां पता लगेगा कि ये ट्राइंगल लॉ वेक्टर को भी फॉलो करती है। वेक्टर क्वांटिटी है ये। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है। आप ए से बी से सी गए हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस ए से सी तक पहुंचो तो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी ए बी प्लस बी सी। लेकिन यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ए सी। ए से सी की तरफ को, ये डायरेक्शन है इसकी, ए से सी की तरफ को। तो सिंपल सा केस है ये। तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, देखो इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा वेक्टर है तो यहाँ पर एरो लगेगा। तो ये देखो ये मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन है ए से सी की तरफ को। अगला ले लेते हैं, अगला पॉइंट नंबर क्या चलेगा भाई, ये शायद मेरे ख्याल से छठा पॉइंट चलेगा। छठा पॉइंट क्या आपका, छठा पॉइंट क्या, इट डज नॉट डिपेंड्स द पाथ you followed, but depends on the initial and final points. It means it doesn't know the shape of the path. कितनी लंबी जोड़ी बातें लिख दी यार, क्या कर रहा है, लिखनी पड़ती हैं, लिख दी तो लिख दी यार। समझ लो बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं इट डज नॉट डिपेंड्स द पाथ यू फॉलोड। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप जो पाथ है किस पाथ को फॉलो कर रहे हो, नहीं डिपेंड करता, बट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। वेक्टर जो है ये डिपेंड करता है कि मतलब डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा कि इनिशियल पॉइंट क्या है और आपका फाइनल पॉइंट क्या। इट मीन्स दूसरे शब्दों में अगर बात कहूं तो ये नहीं जानता किस शेप से आप आ रहे हो लौट करके, आपकी तरबूज की तरह शेप है या आप खरबूजा बनाते हुए आ रहे हो या आप आम की शेप से घूमते हुए आ रहे हो या आप सीधे जा रहे हो, डजंट नो, इसे पता ही नहीं कैसा आ रहे हो आप। बस ये तो इस बात से जानता है कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, हालांकि ये चीज़ें आपसे बस आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई पूछ ले तो बेबाक होकर जवाब दो जब आपसे आती है तो। चलो अब बात करते हैं हमारा आज का सेकंड टॉपिक जिसको हमने छिपा रखा था, वो था हमारा स्पीड के बारे में। स्पीड के बारे में क्या जानते हैं, बहुत सारे बच्चे बक देंगे पहले वर्ड स्पीड क्या होता, स्पीड क्या होता। अब देखो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, ऐसे समझ लेते हैं, आंखों में आंखें डाल सीख ले, मरना है एक बार। अब देखो
अब हो क्या रहा है, सपोज दैट आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपकी कुछ पोजीशंस हैं, अब क्या कर रहे हो, अपनी पोजीशन को बदल रहे हो। यार छोड़ो पोजीशन, पोजीशन होगा ओरिजिन, आप चल रहे हो, आप घूमते घामते कहीं जा रहे हो, तो कुछ टाइम तो लग रहा होगा आपके घूमने घामने में। अच्छा टाइम भी लग रहा हो, साथ में आपने कुछ अलग अलग स्पीड भी ट्रैवल कर रही होगी, अलग अलग स्पीड है तो आपने अलग अलग डिस्टेंस भी कवर कर रही होंगी। तो उसको मैं क्या कहूँगा, उसको मैं क्या कहूँगा, मैं कैसे पता लगाऊंगा कि आपकी स्पीड क्या, तो मैं ये कहूँगा कि आपने कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली और कितना टाइम आपको लग गया। सिंपल सा यही हो गया। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t, इन टाइम t। क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t, इट इज गिवन बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t। ये फिर ऐसे बोल दो रेट ऑफ चेंज ऑफ, चलो छोड़ो इसको ऐसे लिख दो रेट ऑफ चेंज ऑफ, हालांकि ये सही है लेकिन ऐसे लिख दोगे तो और ज़्यादा बेहतर दिखाई देगी। क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, rate of change of position of an object with time, it is represented as, it is represented as distance traveled by a body, by a body in time t। बस घुमा फिरा के मैंने भी वही बात बोल दी, ये वाली बात बाद में लिख दी, पहले कुछ और लिख दिया। तो इसको क्या कहेंगे, जो मैंने बोला है वो यही बोला है कि यार कुछ नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन अगर आपकी बदल रही है उसका टाइम के साथ चेंजेस आ रहे हैं, उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो भाई उसको ले लो आप, तो डिस्टेंस हो जाएगी वो पोजीशन चेंज आपके डिस्टेंस के लाएगी, कितने टाइम में वो आपका टाइम नीचे आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे स्पीड। स्पीड, अब देखो डिस्टेंस जो होती है वो आती है मीटर में, जबकि टाइम जो आता है वो आता है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड जो हो जाएगी वो स्पीड की यूनिट हो गई। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करोगे तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीटर को आप लिखते हो एल में और टाइम को सेकंड में लिखोगे, टी नीचे आएगा लेकिन जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो टी माइनस 1। तो ये वाली बात आपको ध्यान रख लेनी है। अब कुछ बेसिक सी बातें तो आपने समझ ली। स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी, ये आपने लिख लिया। ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, सिंपल सा आप समझे। आपकी स्पीड क्या हुई भाई, आप चल रहे हो तो आपने कितने टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, बस वो देखना है, ठीक है। अब ये वाली बात होने के साथ इसके कुछ वैरायटी आ जाती हैं, इसकी कुछ वैरायटी है। क्या वैरायटी है, देखो क्या वैरायटी है, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के टाइप, पहला टाइप का स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। कैसा लिखोगे आप, यूनिफॉर्म स्पीड, नाम से पता लग रहा है। अगर मेरी 1 मिनट आपने बात सुन ली तो आपका ये भी खत्म। यूनिफॉर्म स्पीड, ओहो हो यूनिफॉर्म, टाइम लगा रखा आपने घड़ी में, आप चल रहे हो, आपने 1 मिनट में आपने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, आपने फिर अगले 1 और मिनट में 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर आपने अगले 1 और मिनट में 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आपने इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की। तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि आपकी स्पीड क्या है, फिक्स है। जब रोड बहुत दूर तक खाली होती है, आदमी क्या करता, जब बाइक चलाता तो ऐसे बैठ जाता, फिक्स बैठ गया, ना उसने एक्सीलरेटर देना है ना कम करना, फिक्स। तो उस टाइम में उसकी स्पीड बिल्कुल फिक्स हो जाती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। तो जहाँ कहीं भी ऐसा आ जाए तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, या फिर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी लिखो। क्या लिख दो, ऐसे लिख दो, सिंपल सा एक पॉइंट में लिख दो, खत्म कहानी। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर बॉडी ट्रैवल कर रही है तो आप उसको क्या कहोगे, आप कहोगे कि इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल लिख लो। यहाँ से यहाँ तक उसे टाइम लगे हैं 5 मिनट ए से बी तक पहुँचने में, फिर बी से सी तक पहुँचने में, फिर सी से डी तक पहुँचने में। यहाँ भी टाइम 5 मिनट लगा, मिनट MIN, यहाँ भी MIN दिखा दो, यहाँ भी टाइम 5 मिनट दिखा दो। ये डिस्टेंस भी d है, ये डिस्टेंस भी d है, ये डिस्टेंस भी d है। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में इक्वल टाइम लगा है, तो आप इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल टाइम लग रहा है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में, उस केस में वेलोसिटी आपकी फिक्स होगी। सॉरी वेलोसिटी तो नहीं कहेंगे, स्पीड। वेलोसिटी बाद में देखेंगे, हो सकता है वेलोसिटी भी हो जाए, ठीक है। तो एक तो आता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसी का ही दूसरा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जल्दी जल्दी, इसमें क्या होगा, इफ अ बॉडी travels unequal distances in equal interval of time, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर क्या केस बन गया, सपोज दैट आप यहाँ से कहीं को जा रहे हो, जैसे कि आप शहरों के अंदर बाइक चला दो अपनी, तो कभी स्पीड तेज तो कभी कम, कभी हूँ तो कभी हूँ, कभी यूँ तो कभी वो। तो उस केस में क्या होगा, अलग अलग टाइम भी लग रहा है। चलो अगर मैं टाइम इक्वल भी ले लूँ कि हर एक मिनट की बात करूँ, तो पता लगेगा कि हर 1 मिनट में आपकी स्पीड कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और। तो जब आपकी इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में स्पीड अलग अलग हो, तो अब आप इसको बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का केस है ये, ठीक है भाई। तो इसको भी आप एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, ये A से B तक आप जा रहे हो, B से C तक आप जा रहे हो, C से D तक आप जा रहे हो। टाइम यहाँ भी 5 मिनट है, यहाँ भी 5 मिनट है, यहाँ भी 5 मिनट है। लेकिन आपने यहाँ क्या किया है, यहाँ आपने 20 मीटर ट्रैवल की है, तो यहाँ 15 मीटर आपने ट्रैवल कर दी, तो यहाँ 50 मीटर आपने ट्रैवल कर दी। कहीं हल्के तो कहीं बहुत तेज। तो ये दूसरा टाइप था। दूसरे टाइप के साथ साथ तीसरा टाइप देख लेते हैं। तीसरा टाइप है आपका एवरेज स्पीड। ये बड़ा प्यारा टॉपिक है। एवरेज स्पीड के बारे में डिटेल अभी डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल का। एवरेज स्पीड क्या होगी, अब इसको ले लेते हैं। जैसे कि आपने हु हा करके अपनी बाइक चलाई, तो आपने अलग अलग टाइम, अब टाइम भी ले लो, अलग अलग टाइम है आपका, अलग अलग स्पीड है, तो अलग अलग डिस्टेंस से होंगी। तो मैं इसका एवरेज निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं आपका एवरेज जब निकालूंगा तो मैं ये कहूँगा कि टोटल डिस्टेंस आपने कितने ट्रैवल करी और आपको टोटल टाइम कितना लगा। तो बस यही है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम। क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टी। अब उसको भी ले लो टी। अब ये टी जो है वो T1 + T2 का। अब इसको कैसे दिखाओगे, एवरेज स्पीड। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे दिखाते हैं, स्पीड को आप v दिखा रहे हो तो यहाँ AB दिखाते हैं। AB मतलब एवरेज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस है D1। अब डिस्टेंस को तुम S से दिखा रहे हो तो S1 + S2 + S3, और ये बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती हैं, आपने बहुत गुनगुन किया है। और टोटल टाइम T को आप कह सकते हो T1 + T2 + T3 + Z। ठीक है, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड निकल कर आ जाएगा। तो ये आपकी एवरेज आ चुकी है। लास्ट आता है इसमें इंस्टेंटेनियस। क्या, इंस्टेंटेनियस चौथा टाइप है इसका, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये अच्छा है। इस इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, आप किसी क्षण पे देख रहे हो, क्षण एकदम इस क्षण पे क्या होगा, तो वो जो आपकी स्पीड होती है ना, एक्चुअल में वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। आप बहुत छोटे टाइम इंटरवल में स्पीड देखते हो।
तो जब आप बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात करते हो, बहुत थोड़े टाइम की बात करते हो, तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस, तो जो आपकी स्पीड होती है ना, वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस केस में जो टाइम होता है ना बहुत छोटा होता, जिसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक। के फिर यार बार बार ये इशू रहता है कि बंद हो जाता, कैमरा बंद हो गया था, तो बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता, तो हम उसको कहते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर देख रहे हो आप, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर देख रहे हो, तो आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी, आप उसको कहोगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको आप डी एक्स अपॉन डी टी कह देते हैं, जहाँ पर एक्स जो है वो आपकी पोजीशन है, जिसको आप क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो उसको आप, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। ठीक है भाई, तो ये आपकी तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है, सीधी सी बात है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप बात कर रहे हो। तो ये सब बातें ख़त्म होने के बाद अब आपका जो बचता है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब एवरेज स्पीड का कुछ खास स्पेशल केस है। क्या है वो स्पेशल केस? स्पेशल केस, आज का टॉपिक तो मेरा खत्म हो गया, लेकिन ये स्पेशल केस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे इंपॉर्टेंट है? अब मैं आपसे एवरेज स्पीड की बात करूंगा, एवरेज स्पीड की बात करूंगा। मैं ये 2 केस लेकर चलूंगा। देखो, बहुत उलझा के भी बता सकता हूँ, बड़े सिंपल वे में भी बता सकता हूँ। सिंपल वे में ऐसे है, और उसको मैं अगर मैं आपको ABCD पॉइंट लेकर समझाऊंगा तो जल्दी आ जाएगा समझ में। मैं कह रहा हूँ, जब भी आपको स्पेशल केस का मतलब एवरेज स्पीड चाहिए, तो आपको टोटल डिस्टेंस से मतलब है, टोटल टाइम से मतलब है, बस खत्म। बस ये है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी है और टोटल टाइम कितना, बाकी कुछ भी हो छोड़ दो। टोटल डिस्टेंस लो, टोटल टाइम लो, जो भी आपका आंसर है उससे ही आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, इसको मैं 2 केसों में खत्म कर देता हूँ। 2 केस होते हैं। केस नंबर 1, A से B तक गए, A से B तक गए, B से C तक गए। इसको 2 तरीके से दिखा सकता हूँ, A से B तक गए, B से C तक गए। या तो ये है, या फिर इसका एक तरीका ये भी है कि आपने क्या किया, A से B तक गए, फिर B से वापस A तक आ गए। तो पहले A से B तक गए, फिर B से वापस A तक आ गए। तो दोनों ही केस में मैंने ये कह रखा है कि A से B तक की जो डिस्टेंस है, जिसको आप AB कह रहे हो, वो बराबर है BC के। पहली बात तो मैं एवरेज डिस्टेंस को बता चुका हूं। क्या? एवरेज डिस्टेंस जब भी एवरेज वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, एवरेज स्पीड जब भी निकालनी हो तो वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रख दो। अब उसको मैं अलग स्पेशली दिखाऊंगा नहीं कि भाई डिस्टेंस कवर हो रही है, क्या कवर हो रहा है, ऐसे नहीं। बस सिंपल सा आपको बिल्कुल माइंड फ्री करके सुन लेना कि जब भी आपसे एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। उसके 2 केस हैं। पहला केस तो है ये, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, इसको मैं आपको ओरली भी समझा सकता हूँ। जैसे कि आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, तो आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो सुबह ही सुबह, ये हम पढ़ने जाएंगे, आप जा रहे हो स्कूल, तो आपका हो सकता स्पीड अलग हो। जब स्पीड अलग होगा तो टाइम भी आपका अलग होगा। क्यों? क्योंकि आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस फिक्स है, ये फिक्स है। तो आप जा रहे हो, तो आप हो सकता है हल्के हल्के जाए, तो आपका टाइम भी उसी के हिसाब से लगेगा। आपकी स्पीड बता देगी आपका टाइम कितना लगने वाला। अगर आप भाग के जाओगे तो टाइम कम लगेगा, हल्के हल्के जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड फिक्स है। जब स्पीड फिक्स हो जाती है तो टाइम और स्पीड के बीच, सॉरी डिस्टेंस फिक्स है, जब डिस्टेंस फिक्स हो जाती है तो स्पीड और टाइम जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से पता लगा सकते हैं। अब दूसरा केस क्या है? पहला केस तो ये है कि घर से स्कूल, स्कूल से घर। अल्टीमेटली इन दोनों, इस वाले केस में यही हुआ कि आप डिस्टेंस फिक्स है आपकी, जिसको आप ट्रैवल कर रहे हो अलग अलग टाइम में। तो मैंने वो ही ले लिया, मैंने कहा कि A से B तक आ रहे हो आप, फिर B से वापस आप कहाँ तक पहुँच गए, A तक पहुँच गया, तो आप इसको ले लो। या आप ऐसा कर लो कि आपने क्या किया, आपके घर के और स्कूल के बीच में मंदिर है, मंदिर बिल्कुल आपके घर और स्कूल के बीच में है। तो आप पहले अपने घर से मंदिर गए, और उतनी ही डिस्टेंस फिर आगे से मंदिर से स्कूल होगा, तो आप पहले मंदिर गए, फिर मंदिर से आपने क्या किया, स्कूल ट्रैवल किया। तो ये वाला केस हो सकता है। 2 केस हो गए, एक तो पहला वाला, ये वाला कि डायरेक्ट आप मंदिर और घर और स्कूल चल रहा था, अब बीच में मंदिर आ गया, तो मंदिर वाला केस ही है। अब ये डिस्टेंस इसके बराबर है, डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं इसको कहता हूँ ये ऐसा है, और ये भी क्या है, ऐसे। ऐसे आगे को और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे ऐसे, और आगे को ले लो, ये भी डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर। अब इन दोनों ही केस में मैं कह रहा हूं कि मैं पहले जब A से B तक गया था, मतलब अपने घर से मंदिर तक गया था, तो मैंने V1 स्पीड थी,
लेकिन जब मंदिर से स्कूल गया तब मेरी स्पीड कितनी थी, v2 थी। अब मैं ये कहूँगा कि भाई जब आपकी स्पीड v1 थी तब आपका टाइम लगा होगा t1, जब आपकी स्पीड v2 थी तब आपका टाइम लगा होगा t2। बात आपका होगी सही है, तो मैं कहूँगा कि ठीक है एवरेज स्पीड निकालो। क्या निकाल लो, एवरेज स्पीड। तो v एवरेज की अगर बात करेंगे तो मैं कहूँगा टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, s प्लस s, तो 2s, क्योंकि जितनी ये है उतनी ये भी है। मैं कहूँगा टोटल टाइम निकाल लो आप, तो आप टाइम का क्या कहोगे, ये t1 है प्लस t2, t1 प्लस t2। आपका ये भी सही है, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई कर लो जहाँ तक आपको सही लगे। तो 2s तो ऐसे ही रहेगा। अब t1 आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब टाइम निकालते हो तो आप कहते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, आपके जो नोटेशन है ना, नोटेशन के हिसाब से लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने डिनोट कर रखा। क्या स्पीड इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब टाइम निकालोगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही है भाई। अब यहाँ पर जब टाइम निकाल रहे हो t1 मतलब ये वाला टाइम निकालोगे तो आप कहोगे इसमें डिस्टेंस कितनी थी और इसकी स्पीड कितनी थी, प्लस आप इसकी बात करोगे कि इसकी डिस्टेंस भी s थी लेकिन इसकी स्पीड कितनी थी, v1 थी। s कॉमन लेकर काट दो, जब आप s कॉमन लेकर काटोगे तो v एवरेज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। मैं एक काम कर लेता हूँ, नेक्स्ट ले लेता हूँ स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में, अरे ये क्या हो गया, नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेते हैं। बात क्या कर लेते हैं यार, स्लाइड तो ये एक ही, इसको ऐसे रहने देते हैं। मैं इसको दिखा देता हूँ भाई, ये भी तो सेम केस है, ये और ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। देखो डिस्टेंस दोनों में फिक्स है तो टाइम अलग अलग लगेगा, है ना। टाइम अलग अलग लगेगा, अगर आपकी स्पीड अलग अलग है तो अलग अलग टाइम लगेगा, इक्वल डिस्टेंस में भी। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। जब आगे लेके जाएंगे तो यहाँ से v एवरेज आपका क्या हो जाएगा, v एवरेज कितना हो जाएगा, 2s ऊपर चल रहा था, आपने यहाँ से s कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। इसको आपने बंद कर दिया, ये s था, s भाई s था, तो s से s कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। इसको और सही करके लिखोगे तो 2 तो ऐसे रहेगा, नीचे एलसीएम ले लो। क्या ले लोगे, v1 v2 एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई v1 प्लस v2, अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा तो v एवरेज ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मुझे नहीं पता कि इतने टफ तरीके से आपके टीचर आपको बताते होंगे, लेकिन भाई मुझे तो ये सिंपल तरीका आता। सिंपल तरीका ये आता, जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालने का आया तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम से मतलब हो, अब जो केस लग रहा होगा उसको उसके हिसाब से ले लो, बस आपका आंसर सही आ जाएगा। तो ये तब था जब आपकी डिस्टेंस क्या थी, बिल्कुल इक्वल थी। तब जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो तो भाई आप स्पीड देख लो कि पहली वाली स्पीड कितनी, दूसरी वाली स्पीड कितनी, उसका हार्मोनिक मीन निकाल लो। तो यहां ये कह सकता हूं कि एवरेज स्पीड, इस वाले केस की बात करो, एवरेज स्पीड इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द स्पीड। देखो इस वाले केस में जो है ये हार्मोनिक मीन तो कहलाता है, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ लिखी हो तो ये मैथमेटिक्स में इसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं। एक तो केस ये था, दूसरा केस नंबर 2 जो कि आपका अच्छा है। केस नंबर 2 क्या है, इसको भी मैं ऐसे ही सिखाऊंगा। बताने का मेरा एक ही तरीका है, जब भी आप मूव कर रहे हो और आपसे एवरेज स्पीड पूछे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब वो केस देख लो, उस केस में उस कंडीशन में वो क्या मांग रहा है। ठीक है भाई, ऐसे देख लेते हैं। अब इसको देखने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने घर से निकले हो बाइक लेकर के, आप अलग अलग डिस्टेंस से अलग अलग स्पीड से भगा रहे हो, गू 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 बहुत तेज। तो आपने अलग टाइम इंटरवल में अलग डिस्टेंस ट्रेवल की, 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 अलग टाइम। तो आप हर बार क्या कर रहे हो, अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहे हो। तो मैं कैसे निकालूंगा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वही है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये वाली बात हमें याद रख लेनी है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास ये ए पॉइंट है, आपके पास ये बी पॉइंट है, आपके पास ये सी पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। आप ए से बी तक गए हो एक अलग स्पीड से, बी से सी तक गए हो एक अलग स्पीड से। मैं ये कहूँगा कि आपकी ए से बी तक अब डिस्टेंस जो है आपकी वो S1 डिस्टेंस है और ये S2 डिस्टेंस है।
लेकिन एक शर्त लेके चल रहा हूं मैं, वो शर्त ये है, मैं ये कह रहा हूं कि यार टाइम जो लग रहा है ना वो सेम लग रहा है। टाइम क्या लग रहा है? सेम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एवरेज स्पीड जब भी निकालनी हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो तो केस बताता है कि आपको लेना क्या है। तो केस ये बता रहा है कि टाइम सेम ले लो। क्या ले लो? टाइम सेम। तो इसके भी टाइम टी है और इसका भी टाइम टी है। ए से बी तक आप टी टाइम में चले गए और बी से सी तक भी आप टी टाइम में चले गए, बट ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस से हैं, तो भाई आपको अलग अलग स्पीड रखनी पड़ेगी पहुंचने के लिए। बात सही है आपकी, कॉमन सेंस से दिमाग लगा लिया आपने। अब बात कर रहा हूं कि वी एवरेज की, तो आपको होगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है? S1 प्लस S2। टोटल टाइम T प्लस T, तो 2T हो जाएगा ये। अब मैं कह रहा हूं कि यार डिस्टेंस को भी टू टाइम के सिंपलीफाई करना चाह रहा हूं, हालांकि ये भी सही है लेकिन और सिंपलीफाई। तो मैं डिस्टेंस का जब भी निकालूंगा तो मैं V1 की मल्टीप्लाई T1 से कर दूंगा तो ये निकल कर आ जाएगा डिस्टेंस S1। V2 की मल्टीप्लाई T2 से कर दूंगा तो ये निकल कर आ जाएगा S2। तो S1 की जगह मैं रख सकता हूँ V1 इंटू T1। जब भी ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो इन वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन T1 ना कह करके यहाँ मैं T कहूँगा। क्यों? क्योंकि टाइम मेरा क्या है? सेम है। तो जब भी ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो इसकी वेलोसिटी और इस टाइम की मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ के लिए V2 इंटू टी, नीचे क्या चल रहा है? 2 और T। आपने क्या किया? ऊपर से T कॉमन ले लिया, तो V1 प्लस V2 और T आपने कॉमन ले लिया। नीचे 2T चल रहा था तो T से T कट गया, आपके पास आया V1 प्लस V2 अपॉन 2। इसको बोलते हैं अर्थमेटिकल मीन, समांतर माध्य, एवरेज। एवरेज तो इसका मतलब इन दिस केस वी एवरेज इज द अर्थमेटिकल मीन ऑफ स्पीड्स ऑफ। इस वाले केस में जो एवरेज आया वो अर्थमेटिकल मीन आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका टाइम सेम है तो आपका टाइम सेम होने की वजह से अब ये होगा कि आप अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस से जा रहे हो लेकिन टाइम सेम है। तो उस केस में आप क्या करोगे? आपकी अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड है। सोचो जरा, अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड है, लेकिन आपने इस केस में टाइम सेम ले रखा। वो वाली बात भी हो सकती थी, लेकिन अभी फिलहाल आपने टाइम सेम ले रखा। अब थोड़ा सोचो कि आपकी डिस्टेंस अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है, लेकिन टाइम आपका सेम है। तब उस केस में क्या होगा? आपका जब भी एवरेज निकालना होगा, एवरेज स्पीड निकालनी होगी, तो आप दोनों स्पीडों को जोड़ लो और 2 से डिवाइड कर दो, आपका सटीक आंसर आ जाएगा। बस इस कंडीशन में ये ध्यान रहे टाइम क्या है? फिक्स है। इससे ऊपर वाली कंडीशन केस नंबर 1 के अंदर आपने डिस्टेंस फिक्स ले रखी थी। तो जब डिस्टेंस फिक्स होगी तो मैं इसको अलग पेज पे लिख देता हूँ, एक निचोड़ लिख देता हूँ, व्हेन डिस्टेंस फिक्स्ड। जब डिस्टेंस फिक्स हो जाएगी 2 पॉइंटों के बीच की, तो डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा तो वी एवरेज कितना निकल कर आ जाएगा? 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, जब डिस्टेंस फिक्स है। दूसरा केस का व्हेन टाइम फिक्स्ड, जब आपने टाइम फिक्स ले लिया तो वी एवरेज क्या निकल कर आ जाएगा? V1 प्लस V2 अपॉन 2। तो ये दोनों पॉइंट थे, अच्छे हैं, न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, इस पे करने के लिए मज़ा भी आएगा आपको और अंडरस्टैंड करने में भी आपको मज़ा आया होगा। तो बस ये छोटी सी एक वीडियो है जिसमें आपने जो कवर किया है वो स्पीड का कॉन्सेप्ट कवर कर लिया पूरा का पूरा। दूसरा आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, आपने डिस्प्लेसमेंट की क्या फीचर्स थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो आपने अच्छे से समझ ली। तो आज यहीं रहने देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी को पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बारे में पूरा सब कुछ निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, सब कुछ करेंगे जैसे इसका किया था। वेलोसिटी के बाद फिर एक्सीलरेशन आता है, तो हमारा एक पोर्शन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है। एक्सीलरेशन वगैरह आ जाएगा, उसके बाद फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी, एकदम से चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके अंदर फिलहाल इतना ही इंपॉर्टेंट है कि एवरेज स्पीड क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या, ये इसी के ऊपर न्यूमेरिकल दे रखे। तो बस बने रहिएगा यार, आपकी तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। अगर आपको डाउट आए तो आप डाउट मुझसे पूछ लें कमेंट बॉक्स में, मत ज्वाइन करो ट्यूशन महंगे महंगे, आपका सब कुछ तैयार हो तो रहा है। मैं एक बेसिक तरीके से पढ़ाता हूँ, जिस भाषा में बच्चों को समझ में आए ना उसी भाषा से पढ़ाता हूँ। मुझे आप 7-8 साल, हाँ लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पता है किस तरह से बच्चे की समझ में आ जाता है, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आया हूँ। तो मुझे पता है किस तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपकी ये तरीका बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ये तरीका भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा।
ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।